कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे R2 से R में एक ट्रांसफॉर्मेशन है और दिया है कंडीशंस। कंडीशन 1 है एडिशन कंडीशन, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होती है टी वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू टी वी वन प्लस टी वी टू। एंड दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन। तो चेक करना है कौन सी कंडीशन इसमें होल्ड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो हम वी वन ले लेते हैं 3, 2 एंड वी टू ले लेते हैं 1, 0। तो टी ऑफ वी वन प्लस वी टू हो जाएगा। इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे 3, 2 का, तो ये है y इज नॉट इक्वल टू 0 तो 3x यानी 3 × 3 9। एंड y इज इक्वल टू 0 एक ले लेंगे 1, 0, तो ये हो जाएगी 4y यानी 0। तो टोटल इसका हो जाएगा 9। जबकि इनका एडिशन करते हैं तो ये हो जाएगा 4, 2 और इसका जो कि y 0 नहीं है तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 3x यानी कि 12 हो जाएगा, जो कि 9 के इक्वल नहीं। तो कंडीशन 1 होल्ड नहीं करता है। कंडीशन 2 जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, ये होल्ड करेगा क्योंकि हम एक्स वाई में जब गुणा कर देंगे, एक्स वाई का लेंगे अगर वाई, तो इसका होगा ट्रांसफॉर्मेशन 3x होगा या 4y होगा, जो कि डिपेंड करता है जीरो है या नहीं है। और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सी से तो 3x या 4cy होगा। और अगर पहले ही मल्टीप्लाई कर दें 3cx एंड cy से के बाद लेंगे तो 3cx या 4cy होगा, जो कि ऑब्वियस है जीरो में किसी से गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा। तो सेकंड कंडीशन होल्ड करता है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड नहीं करता है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि for the metric representation of a linear transformation R3 to R3 with respect to the ordered basis beta and gamma for the range is identity matrix of order 3. The identity matrix order 3, let A denotes the matrix representation of the linear transformation T with respect to the standard ordered basis of R3 for both domain and range which of the following are true। हमें मैट्रिक्स निकालनी है। ये दिया हुआ है कि एक बेसिस दिया है बीटा और गामा और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इससे हम फार्मूला सेट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर हम निकालेंगे कि अगर बोथ डोमेन एंड कोडोमेन के लिए स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होंगे तो क्या मैट्रिक्स होगी, वो निकालना है। तो बीटा है ये और गामा है ये और मैट्रिक्स हमारी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हम देखेंगे कि बेसिस ऑफ बीटा कैसे कन्वर्ट होती हैं गामा में। तो 101 जो होगी का जो बेसिस है 100, 010, 101 और इसके जो कॉलम्स हैं इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो 100 तो ये कन्वर्ट होगा 101 जो होगा 100 हो जाएगा और 010 जो होगा ऐसे ही हम करके चेक करेंगे। तो इसमें चूंकि सेंटर वाला पार्ट 1 है तो सेंटर वाला आएगा 010 आएगा और 001 जो है जेड पार्ट आएगा। थर्ड कॉलम 001 है तो ये थर्ड 101 आएगा। ये तीनों इसके ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर हम इसके बेसिस को, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस को इसके बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे जिससे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकें। हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो मिली है वो इस बेसिस की मिली है 101, 010 और 001 को। तो हम स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस को इसके बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे। जब 100 है तो 100 क्या हो जाएगा, 100 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 101 प्लस 0 इंटू 010 माइनस 1 इंटू 001। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 101 का माइनस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 010 का। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है 100 और इसका ट्रांसफॉर्मेशन है 101, तो माइनस करने पर हो जाएगा 00 - 1। तो ये हमारा फर्स्ट बेसिस जो है 100 का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया 00 - 1। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन 010 का ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालेंगे इसी तरीके से, तो वो हमारा आएगा 010, क्योंकि 010 ऑलरेडी इसमें है तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाला 001 भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन 101 होगा। तो हमें तीनों ऑर्डर्ड बेसिस के ट्रांसफॉर्मेशन मिल गए और हम मैट्रिक्स बना देंगे। पहला हो जाएगा 00 - 1, फिर 010, फिर 101। ये हमारी मैट्रिक्स होगी। चेक करिए इसमें इसका जो है नलिटी 0 है, रैंक 3 है। क्या पूछ रहा है, मैट्रिक्स पूछ रहा है जो है ये है, और डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। ओके, डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो डिटर्मिनेंट यहीं पर कैलकुलेट कर लो। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव होगा 1 और हम ये और ये निकाल देंगे, ये हो जाएगा 0 और माइनस -1, तो ये हो जाएगा +1।
वन होगा डिटर्मिनेंट, ये वाला सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉलम्स है, टेबल है, इसमें मैचिंग करनी है। पहला हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हाउस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा उसका इमेज है, तीसरा उसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? R3, तो R3 ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है R3। तो R3 हम स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे इसके मैट्रिक्स टेबल के मैट्रिक्स के अनुसार, इसके कॉलम के अनुसार। 100 जो होगा 102 से मल्टीप्लाई होगा, स्टैंडर्ड बेसिस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने डायरेक्ट 102 लिख दिया है लेकिन ये इस तरीके से होगा कि 1 × 100 प्लस 0 × 010 प्लस 2 × 001, सब ऐड होकर 102 हो जाएगा। ओके, 100 कन्वर्ट होकर 102 हो जाएगा, और दूसरा भी हम देख लेते हैं, 010 कन्वर्ट होकर 012 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे कॉलम बी में दिया हुआ है एक्सप्रेशन कौन सा फुलफिल करता है। पहला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो देखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इसके लिए ठीक है, बट इसके लिए नहीं ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 दोनों के लिए फुलफिल कर रहा है, तो इसका चांस है। और भी चेक कर लेते हैं, यह x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, एक्स माइनस वाई ये नहीं है, इसका फुलफिल कर रहा है। फिर x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड करेंगे तो -1 आएगा, तो ये भी नहीं फुलफिल करता है, डी भी। हमारा बी वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसके लिए बी हो जाएगा ऑप्शन सही। दूसरे का हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ये है R3 टू R3, तो 100 का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 100 एंड 010 का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 010, और 001 का हो जाएगा 00-1। तो पहला हमारा हो चुका है। दूसरा हम चेक करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, कभी नहीं होगा, तो नहीं, दूसरा हमारा हो चुका है, पहला देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, नहीं, x माइनस वाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये नहीं है, ये हमारा हो चुका है। थर्ड देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये भी नहीं होगा। चौथा क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई माइनस जेड 1, एक्स प्लस वाई माइनस जेड 1, एक्स प्लस वाई माइनस जेड 1, हाँ ये फुलफिल कर रहा है चौथा, तो दूसरे का चौथा हो जाएगा। तीसरे का देखते हैं, R2 टू R2 ट्रांसफॉर्मेशन है, 100 माइनस, तो 10 का 10 हो जाएगा, 01 का 0-1 हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट में करा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई 1, एक्स माइनस वाई 1, ठीक है, पहला फुलफिल करा, दूसरा हमारा हो चुका है। और तीसरा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1, एक्स माइनस वाई माइनस, नहीं तीसरा नहीं, पहला ही फुलफिल करा, तीसरे का पहला हो जाएगा और चौथे का लास्ट जो बच रहा है वो हो जाएगा। ओके, फिर हम इसका मैट्रिक मैचिंग कर लेते हैं। जो पहला कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 कह रहा है, इसका मतलब कि अगर y 0 है तो x 1 है, y 0 है तो x 1 है, और x 0 है तो y -1 है, मतलब x 0 है तो y -1 है, y 0 है, यानी कि x एक्सिस पे 1 पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे 1 पे कट कर रहा है, और y एक्सिस पे x एक्सिस पे y इज इक्वल टू x 0 है, यानी कि y एक्सिस पे -1 पे है, यानी कि ये फिगर फिगर नंबर 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x 0 करके देख लीजिए, y 0 करके देख लीजिए तो x और y के क्रॉस पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का एक प्लेन बनेगा जो कि 3 यूनिट शिफ्ट होगा, तो ये होगा लास्ट वाला, से भी हो सकता है, बट ये बराबर नहीं है, ये क्रॉस है, ये पैरेलल है, तो ये के चांस ज़्यादा है। थर्ड देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 यानी कि अगर y 0 है, तो x एक्सिस पे ये -1 पे है, y 0 है तो x एक्सिस पे -1 पे है, और अगर x 0 है तो y 1 पे है, 0 है तो y 1 पे है, ये C वाला मैच करेगा 1 से,
देन डी वाला जो लास्ट बचता है वही हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, ये क्रॉस प्लेन हो जाएंगे दो 3D में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, consider a linear transformation such that S of A is equal to A transpose. Let B be the matrix representation of S with respect to the ordered basis. This one. Then हमें मैट्रिक्स पहले तो निकालनी होगी, तो S of 1 0 0 0 हम एक एक बेसिस लेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। वो ट्रांसपोज कर देंगे, जो उसका ट्रांसपोज आएगा वो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसको हम इसके ऑर्डर्ड बेसिस के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि 1 0 0 0 है, 0 1 0 0 है, 0 0 0 1 है, 0 1 0 है और 0 0 0 1 है। तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ सकते हैं इसको। तो ये 1 0 0 होगा, पहले 1 होगा बाकी 0 होंगे, और दूसरे का ट्रांसपोज ये होगा तो इसमें थर्ड वाला 1 होगा, और तीसरे का ट्रांसपोज ये होगा, इसमें सेकंड 1 होगा, और ये इसका ट्रांसपोज फोर्थ होगा, यानी कि फोर्थ वाले में 1 होगा। तो अब इसको हम कॉलम फॉर्म में लेके मैट्रिक्स बनाएंगे, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। इसके ऑर्डर 4 है, इसका रैंक 4 है, नलिटी 0 है। देखें क्या पूछ रहा है, ऑर्डर 4 क्रॉस 4 सही है, डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस 4 है, फिर डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस नो, नलिटी ऑफ द नो, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 4। ठीक, ऐसी सर्जेक्टिव एस नलिटी 0 है तो 1 to 1 है, और चूंकि R4 to R4 ट्रांसफॉर्मेशन है, R4 to R4 M2 to M2 ट्रांसफॉर्मेशन, तो 2 क्रॉस 2 से 2 क्रॉस 2 में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो नलिटी सेम डायमेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन है, और नलिटी 0 1 to 1 है, तो ऑन टू भी होगा सर्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट हैं और हमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो स्टेटमेंट सही है उसके नंबर को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि linear transformation R3 to R4 such that T is not injective, then rank will be less than 3, rank of T। अगर T इंजेक्टिव नहीं है, जो R3 to R4 का जो मैट्रिक्स होगा T होगा, वो T होगा 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और रैंक होता है इसमें से जो मिनिमम है वो रैंक होता है, तो रैंक मिनिमम हो सकती है 3, लेकिन कह रहा है कि इसमें T इज नॉट इंजेक्टिव, मतलब नलिटी एटलीस्ट 1 है। तो रैंक नलिटी थ्योरम करे कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, यानी ये U to V अगर हम मान लेते हैं, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो रैंक प्लस नलिटी होता है। अब नलिटी 1 हो गई, डायमेंशन तो हमारा 3 है, तो रैंक हमारा एटलीस्ट 3 - 1 इज इक्वल टू 2 होगा, तो 2 होगा, यानी कि रैंक जो होगा 3 से छोटा ही होगा। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। 2 देखते हैं, कह रहा है V to W एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है whose matrix representation with respect to some ordered basis is given by the matrix this one, where alpha beta gamma is real number non-zero, then the rank of the linear transformation is 3 कह रहा है, तो रैंक 3 है। ओके, तो रैंक 3 है, कैसे हम निकालेंगे? रैंक 3 है का मतलब ये हुआ, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और रैंक 3 हो गया, मतलब इसमें नॉलिटी 0 हो गई। नॉलिटी 0 का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी 0 रो नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट इसका रैंक 3 है, तब नॉलिटी 0 है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? लेट्स कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ, तो हम ये हमारा मैट्रिक्स है 0 अल्फा 0 गामा 1 0 गामा 0 बीटा अल्फा बीटा बाई गामा। तो इसके हम डिटर्मिनेंट के लिए हम ये 1 को ले लेते हैं, 1 हमारा माइनस में हो जाएगा, ले लेते हैं, ये दो 0 है, ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू ये लाइन और ये लाइन कट जाएगी, तो ये लाइन और ये लाइन कट जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा बाई अल्फा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल जाएगा, बीटा गामा माइनस बीटा गामा, तो ये हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट हो गया 0, मीन्स नलिटी जो होगी वो एटलीस्ट 1 होगी। डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब ये हो गया कि नलिटी जो है हमारी 1 होनी ही होनी है, एक रो कॉलम जो है 0 होना है। नलिटी अगर 1 हो गई तो रैंक हमारा जो होगा रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू 3 है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है,
तो ऑर्डर 3 होना चाहिए। तो नलिटी अगर 1 होगी तो रैंक मैक्सिमम 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। तो क्या रहा है कि एंड द रैंक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन की इज 3, तो ये हो जाएगा गलत। रैंक इसका मैक्सिमम 2 हो सकता है कि नलिटी 1 होगी होगी डिटर्मिनेंट 0 आ गया। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता तो नलिटी नहीं होता, 0 आ गया मतलब नलिटी है। तो नलिटी है तो मतलब रैंक इसका 3 नहीं हो सकता, 3 से कम। नंबर 3 स्टेटमेंट कर रहा है कि R3 to R4 is a linear transformation such that this is the function then ये is a basis of the image space। इसलिए हमें मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की R3 की। मैंने निकाल रखा है, स्टेटमेंट 3 का है एक्स वाई जेड जो है 2x माइनस जेड 3y माइनस 2z जेड और 0। तो हमें बेसिस नहीं दिया है तो हम स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेंगे। तो 100 का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा 2000 होगा, और 010 का 0300 होगा, और 001 का -1 -2 10 होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 0 0 0 3 0 0 -1 -2 10। और इसका जो RREF रो रिड्यूस एक्सलॉन फॉर्म होगा वो ये होगा, इसमें 3 रैंक होंगी और 3 रैंक होंगी, नलिटी 0 है। ठीक है, तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का। तो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो इमेज होगा उसमें हमारे 3 स्टैंडर्ड बेसिस हैं, 010 ये हो सकता है, या फिर इसके मल्टीपल कुछ भी हो सकते हैं, या इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर हमारा है, जो हमारा है वेक्टर 200 0300 -1 -2 10, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के कोई भी इसका जो बेसिस हो सकता है। बट ये लास्ट जो एलिमेंट है 0 एक्स वाई जेड के बाद का जो डब्ल्यू वाला एलिमेंट है लास्ट, वो 0 होना चाहिए। इसमें 3 ही वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसमें हम देखें तो इसका जो इमेज का दिया है, बेसिस दिया है, ये -3 1 1 0 1 -5 1 0 3 5 -1 0। इस सब लास्ट वाला कॉलम 0 है, और बाकी तीनों को हम लीनियर कॉम्बिनेशन से इनसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे ये 3 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम ये बेसिस को बना सकते हैं। तो इसके बेसिस कई सारे हो सकते हैं, तो ये भी इज ए बेसिस ऑफ इमेज है। फिर रैंक 3 है तो 3 बेसिस आएंगे इसके। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो 1 और 3 सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 4 है, स्टेटमेंट 4 भी है। कह रहा है कि 4 है, हाँ 4 है, हाँ हमने 4 को टिक कर दिया है। चेक करना है अभी ना, 3 सही है, 4 को चेक करना है। ठीक है, 4 को चेक करते हैं। ये कह रहा है कि एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसका फॉर्मूला है पी ए, वेर ए इज बिलोंग्स टू एम any matrix and p is -1 1 1 -1, then this is a basis of the kernel। कर्नल का बेसिस है, ये चेक कर रहे हैं है या नहीं। तो कह रहा है कि इफ ये जो ए है हमारा, ये तो हमारा मैट्रिक्स है, ये तो हमारा मैट्रिक्स है। अगर हमारा ये बेसिस है कर्नल का, तो हमारा जो मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो 0,0 ऐड। तो हमारा मैट्रिक्स है, पी है हमारा देख लेते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन 1010। इसका 1010 का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पी ए, पी हमारा -1 1 1 -1 है, और ए ये हो जाएगा। तो कर्नल का मतलब ही हुआ कि उसकी वैल्यू को अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन में रखते हैं तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। हम इसमें पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0,0 आती है। ओके, देन लेट्स चेक द अदर वन 0100। तो इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0100 के साथ पी का, तो ये हमें मिलता है 0 -1 0 1, या कि 0 नहीं है। तो कर्नल का ये बेसिस नहीं है। पहला तो 0 हो रहा है, दूसरा 0 नहीं हो रहा है, तो ये कर्नल का बेसिस नहीं है। तो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सपोज ए ब्रेड मेकिंग मशीन बी मेक्स 6 ब्रेड फ्रॉम 2 eggs 3 ग्राम of wheat and 1 gram of sugar
B also makes 8 breads from 3 eggs and 4 gram of wheat and 2 gram of sugar, and 10 breads from 5 eggs, 5 gram of wheat and 3 gram of sugar. Suppose the production of bread is a linear function of amount of eggs, wheat and sugar. Choose the right ingredient based on the above data and answer the following question. Okay, तो हमारा कह रहा है कि 6 ब्रेड बनाता है, 2 एग, 3 ग्राम ऑफ व्हीट, 1 ग्राम ऑफ शुगर. यह है एग, यह है व्हीट, यह है शुगर से बनता है 6 ब्रेड. फिर कह रहा है कि 8 ब्रेड फ्रॉम 3 एग, 4 ग्राम ऑफ शुगर, 4 ग्राम ऑफ व्हीट, 2 ग्राम ऑफ शुगर से 8 ब्रेड बनता है. और 10 ब्रेड फ्रॉम 5 एग, 5 एग, 5 एग, 5 ग्राम ऑफ व्हीट, 3 ग्राम ऑफ शुगर से बनता है 10 ब्रेड. Based on the organization, suppose x eggs, 5 ग्राम ऑफ व्हीट, एग को x मान लो, व्हीट को y एंड z को शुगर. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ax plus by plus cz. We can express this as follows. R3 to R transformation है xyz ax plus by plus cz, where the coordinates of R3 denotes the number of eggs, amount in gram of wheat and amount of sugar. Observe that T is a linear transformation. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 टू R1 में. तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T होगा R3 टू R1 है, तो ये हमारा मैट्रिक्स होगा 1,1 × 3 का मैट्रिक्स होगा. और हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो R में मिल रहा है, यानी R यानी कि सिंगल वैल्यू मिल रही है 1 × 1 की. तो हमारा, और ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होगा वो हमारा होगा 3 × 1 का, 1 × 3 का T होगा और 3 × 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा 1 × 1 का मिलेगा. ठीक है, हम देखते हैं. टी एक्स वाई जेड एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे. 2a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 6, 3a प्लस 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 8, 5a प्लस 5b प्लस 3c 10. हम ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे कैसा है ट्रांसफॉर्मेशन भी. तो यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे. 2 माइनस 2 क्रॉस 1 एंड 3 माइनस 3 क्रॉस 1 करेंगे तो c कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा माइनस ए माइनस 2 माइनस 4. और यहाँ से हमें जो b की वैल्यू मिलेगी 2 मिलेगी, a की वैल्यू 0 मिलेगी. और हम जब a और b की वैल्यू पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में तो हमें c की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी हमारा a और c 0 है, b 2 है. तो ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होगा 0 2 0, 1 क्रॉस 3 का, एक्स वाई जेड 3 क्रॉस 1 का, और हमें जो ब्रेड वाला मैट्रिक्स मिलेगा 1 क्रॉस 1 का, वो ऐसे मिलेगा. इस तरीके से कुछ हमारा ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा. जीरो टू जीरो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी. एक्स वाई जेड हमारे नंबर ऑफ ब्रेड, नंबर ऑफ एग्स, व्हीट और शुगर होंगे, और रिजल्ट हमारा ब्रेड आएगा. तो ब्रेड में ये हम देख रहे हैं कि हमारा एग का और शुगर का यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाई यानी कि डबल हो जा रहा है. जितना हम ग्राम व्हीट डाल रहे हैं उतना इसका डबल होकर के ब्रेड बन रहा है, और ये एग और शुगर उसमें यूज ही नहीं हो रहा है, 0 0 है. ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी है इसका रैंक है 1, नलिटी 0 है, बिकॉज 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो रैंक इसका 1 हो गया और नलिटी 2 हो जाएगी, क्योंकि दो इसमें फ्री वेरिएबल है. एक्स और जेड की कोई भी वैल्यू रख लो, ब्रेड एग की और शुगर की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ब्रेड पे. तो दो हमारी नलिटी हो गए, तो हमारे फ्री वेरिएबल हो गए. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कि टी जान टू या क्या है ये नलिटी 2 है. ओके, नलिटी 2 है, रैंक 1 है. और 1 1 ऑन 2 की बात करें तो नलिटी है तो 1 1 तो नहीं होगा, नलिटी 0 देन ओनली 1 1. तो रैंक इसका 1 है, और हमें जो इमेज मिल रहा है वो भी 1 साइज का है, 1 क्रॉस 1 का है. तो रैंक ऑफ टी, इफ रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W or कोडोमेन or range, then
इट विल बी ऑन टू, तो ये ऑन टू होगा बट 1 1 नहीं होगा, ये ऑप्शन सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। 4 eggs and 200 ग्राम ऑफ सुगर इज यूज एंड नो व्हीट इज यूज, देन 9 ब्रेड आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे नंबर ऑफ ये व्हीट की क्वांटिटी देखेंगे। व्हीट की क्वांटिटी का जस्ट डबल हो जाएगा ब्रेड। 4 egg से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुगर से भी 2 ग्राम शुगर है, इससे भी नो व्हीट है तो कोई ब्रेड नहीं बनेगा। व्हीट की क्वांटिटी जो है, वाई की क्वांटिटी, उसी से फर्क पड़ रहा है ब्रेड पे, तो नो व्हीट मतलब नो ब्रेड, ये गलत है। 4 egg कोई बात नहीं, 2 ग्राम ऑफ शुगर नो प्रॉब्लम, नो व्हीट, नो व्हीट का मतलब नो ब्रेड, ओके ये सही है, ये ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि ओनली 3 ग्राम ऑफ व्हीट इज यूज देन 6 ब्रेड आर प्रोड्यूस, यस सही है, बिकॉज व्हीट क्वांटिटी जस्ट गॉट मल्टीप्लाई। देन 3 ग्राम ऑफ व्हीट, 1 ग्राम ऑफ शुगर एंड नो एग इज यूज टू नो ब्रेड, नो, अगर व्हीट यूज हो रहा है तो उसका डबल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। 3 ग्राम ऑफ wheat and 1 ग्राम of sugar is used and no egg used, then 6 breads are produced. हाँ, 3 ग्राम wheat है तो 6 ग्राम bread produced, ये ऑप्शन सही। And next question, how many bread are produced by machine? 6 egg, 10 ग्राम of wheat and 5 ग्राम of sugar. नो कोई मतलब नहीं है एग एंड शुगर का। 10 ग्राम ऑफ wheat है, 10 into 2 is 20 bread will be produced. Next is a linear transformation R6 to R8. Suppose a basis of the null space T has 3 vectors, and how many linearly independent vectors are needed to form a basis of the range of T? So transformation from R6 to R8. So matrix size will be 8 cross 6, and its rank will be 6, because rank is the minimum of m cross n. So rank will be 6. Then it's saying that the basis for the null space of T has 3 vector. Nullity is 3, so nullity is 3, so rank is 3. How many linearly independent vector are needed to form a basis of the range? Rank is 3, so 3 vector is needed to form a range. Okay. The next question says that let M be the set of all skew symmetric matrices of order 10. Then M forms a vector space under matrix addition and scalar multiplication. Let T be a linear transformation from M to R defined by TA is equal to 8 trace of A. What is the nullity of T? Okay. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो होती हैं जिनका ट्रांसपोज उनके नेगेटिव के बराबर होता है। यानी कि अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें ए बी सी, और ए की यहाँ पर जीरो, यहाँ ध्यान देने की बात है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। ये बी के अपोजिट में माइनस बी आएगा और सी के अपोजिट में माइनस सी आएगा, इस तरीके से होता है ये। डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं और अपर वाले वैल्यूज नीचे के वैल्यूज में माइनस में होते हैं, क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स आती है, तो अपर वाले नेगेटिव हो जाएंगे और नीचे वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। 10 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो पहले लाइन में हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, पहला कॉलम पहला हमारा 0 होगा, दूसरे 9 होंगे। दूसरे लाइन में हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं, फिर तीसरे में 7 हो सकते हैं, फिर 6 हो सकते हैं। तो मैंने ए बी सी लिखा है, बट जरूरी नहीं कि ए बी सी और बी सी ही हो। यहाँ पर ए बी सी, फिर डी ई, फिर जी एच, इस तरीके से करके अलग अलग डिफरेंट इंडिपेंडेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो टोटल कितनी इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, उसके लिए हम इसको ऐड कर देंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर लास्ट में जा करके सिर्फ 1 वैल्यू आती है, फिर कॉर्नर में डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाता है। उसके अपोजिट साइड ठीक इसका नेगेटिव वैल्यूज होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक साइड के इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउंट करने हैं। तो वो होंगे 9 8 7, इसको ऐड करेंगे तो 45। तो 45 हमारा इसका होगा साइज। देन इसका जो कह रहा है कि
ट्रांसफॉर्मेशन है वो ए ट्रेस ऑफ ए है। ट्रेस क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट का सम, डायगोनल एलिमेंट का सम जीरो होगा, ट्रेस इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन जीरो है, यानी कि जीरो मैप कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज जीरो होगा। तो रैंक प्लस नॉलिटी थ्योरम क्या कहती है कि रैंक प्लस नॉलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, की डायमेंशन हमारी आई है 45, रैंक हो गई जीरो, नॉलिटी इज इक्वल टू 45 हो जाएगी, नॉलिटी 45 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, R3 टू R2 एक ट्रांसफॉर्मेशन है और डिफाइंड है ऐसे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ नहीं दिया तो हम स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। 100 का 10 होगा और 010 का 90 होगा और 001 का 02 होगा। इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो 10 0 9 0 0 2 हो जाएगा, ये हमारा मैट्रिक्स होगी। ऑप्शन ये है, सही है। फिर कह रहा है कि एक बेसिस फॉर द नल स्पेस, नल स्पेस की बेसिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नल स्पेस की बेसिस निकालने के लिए तो रो एचलॉन फॉर्म में कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू आएगी ये आएगी -9y/10 और y की वैल्यू आएगी -10x/9। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, पुट करते हैं, तो हमारा जो बनेगा 1 कामा 10/9 कामा 0, इसका बेसिस होगा कि ये थर्ड वैल्यू 0 आ रही है, -10/9 का एक बेसिस होगा। फिर इसकी रेंज की बेसिस कह रहा है, रेंज की बेसिस क्या होगी, रेंज इसका क्या होगा, रेंज इसका 2 होगा, 2 पाइवोट एंट्री है तो 2 इसके रेंज होंगे। तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी आप ले लो, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हम कोई भी निकाल सकते हैं। 10,9 और 0,2 इसके रेंज का बेसिस होगा, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और रेंज इसकी रैंक 2 है, तो इसका रेंज रेंज का बेसिस होगा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, तो थैंक यू।